फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में 5वें पाठ शासक और इमारतें के आधे पाठ को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया से शुरू करेंगे। तो राजा जो थे वो मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करते थे। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा, यानी कि मंदिरों पर और साधना के स्थलों पर। 9वीं शताब्दी के अंत में जब पांडियन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जो कि 831 से 851 तक रहे, को पराजित किया, तो उसके विषय में जो बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार उनके धम्मकित्ती थे, तो उन्होंने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया, यानी कि वो ले गया लेके। सिंहली शासक, सिंहली यानी कि जो श्रीलंका था पहले सिंहल द्वीप कहलाता था, तो श्रीलंका के जो राजा थे सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो चोट लगी, आघात लगा, तो उसका बदला लेने के लिए अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी पांड्य, जो कि दक्षिण भारत के उसके थे, राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने के प्रयास किए गए। अब इधर ये योजनाएं बनाई गई हैं। मुगल चारबाग, हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली 1562 से 71, और ये बनाया कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग। और ये है लाल महल बारी में चारबाग को तटी बाग के रूप में अपनाया गया 1637। तो इसी तरह 11वीं शती के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसने पराजित शासकों से, जो उनको उसने हराया, उनसे जो उसने जब्त की थी, जो ली थी उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप और भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। ये सब उसने हराए हुए राजाओं से लिया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, समकालीन यानी कि उसके समय का था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को पवित्र किया और उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। तो मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर जो शासक थे अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन, जो हराए गए शासक पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। अब है बाग, मकबरे और किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे, यानी स्वयं रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और मतलब असली नहरें जो बनाई गई होती थी व्यक्ति की, आदमियों के द्वारा कृत्रिम होती थी। आर्टिफिशियल नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण चारबाग कहलाते हैं। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चारबागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार व नई बातें हुई। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मिहराबदार प्रवेश द्वार पिष्टक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिश्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता है। तो हस्त बिहिश्त की परंपरा में केंद्रीय कक्ष होता है जो 8 कमरों से घिरा होता है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। तो ये देखिए, ये चारबाग की वो है। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। तो नहरें जो है वो एक दूसरे को काटती हैं, चारबाग की विशेषता है। और ये है मकबरा। इसमें मुझे तो नहरें दिख नहीं रही हैं, पता नहीं। तो 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, क्या आप नहरों को देख सकते हैं।
यह है दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा व दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास, तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक दीवाने आम जो सार्वजनिक होती थी की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चिहिल सुतन अर्थात 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उसमें प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। तो पित्रादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है, शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह बताता था कि न्याय करते समय राजा ऊंची और निम्न यानी निचले सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, सद्भाव के साथ सभी लोग रह सकेंगे। शासन के प्रारंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी तट पर सभी अभिजातों यानी जो रईस होते थे उनकी पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली के शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बटे दाराशिकों को ही नदी, तो ये आगरा का ताजमहल है 1643 में पूरा हुआ था। नदी तक पहुंच मिली थी, अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। एक नक्शा है, देखिए, एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। तो कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। देखिए ताजमहल यहाँ पर है और इधर सबके ये महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है और दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करो कहता है। ये पूरा एक दिल्ली का 1850 में शाहजहानाबाद का एक नक्शा है और शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है। ये यमुना नदी है, यहाँ पर ये पूरा दिख तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी काफ़ी घना बसा हुआ है ये। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं यानी जहाँ पर हाथी रहते होंगे पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अब ये दिखाया है ये वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराब है जिससे इसकी ऊंची भित्ति का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया।
18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, यह शैली अपनाई। ये है फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ और टेक। ये टेक हैं। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। अब ये अन्यत्र यानी कि किसी अन्य जगह के बारे में हमें बताया गया है। ये एक चर्च है, आसमान छूते चर्च, यानी कि जो यहाँ पर ईसाई लोग अपनी प्रार्थना करने जाते हैं चर्चों में। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की ये शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, और उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी बजने वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो आशा है आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, आप लोग इसको सुनेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।